नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 108 के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 108। देखिएगा, आप केवल हेडिंग डाल लो अनुच्छेद 108। मैं समझाता हूँ इसके बारे में कुछ बातें आपको। देखिए विद्यार्थियों, आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। क्या बात करता है? संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान कर रखा है इसमें। संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। संसद के दो ही सदन है और संसद का एक अभिन्न अंग क्या है? राष्ट्रपति है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर टकराव रहता है। क्या रहता है? टकराव रहता है। और राष्ट्रपति को लगे कि इस बिल को पारित करवा दे तो थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब राष्ट्र हित में ठीक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाता है। और दोनों का अब आपसे प्रश्न क्या बनता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 108 में भाग 5 में है ना। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और जब भी ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो देखो, लोकसभा में अध्यक्ष होता है। होता कि नहीं होता? लोकसभा की जब भी बैठक आयोजित होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है। अब प्रश्न ये आता है अगला कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी जो बैठक आयोजित होगी, बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो बैठक आयोजित होगी उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये जो अध्यक्षता करता है इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 108 में नहीं लिखा हुआ है, 118 क्लोज 4 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद पढ़ेंगे ना आगे हम 118। तो आर्टिकल 118 क्लोज 4 में लिखा हुआ है कि जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और उसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान मिलता है वो 118 मिलता है। आप लिखे, मैं जैसे लिखाता हूं। अनुच्छेद 108 लिखो। कुछ दशाओं में कुछ कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या लिखा हुआ है इसमें एक लाइन में? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये बात लिखी हुई किसमें? 108 में। सामान्य भाषा में समझना चाहो तो क्या संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख मिलता है इसमें? किसका उल्लेख मिलता है? लिखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है। संयुक्त अधिवेशन की शक्ति प्राप्त है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ये शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल देता है? भारत के संविधान का 108 देता है, ध्यान रखना। और कब बुलाता है ये? जब दोनों सदनों में क्या होता हो? टकराव होता हो। अब आपसे एक सवाल है मेरा कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो भारतीय संविधान में ये स्रोत हमने कहां से कॉपी मारा? क्योंकि भारत के संविधान में कई स्रोत ऐसे हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किए। अब बताओ, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहां से ग्रहण किया? हाँ बहन जी बताओ, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहां से ग्रहण किया गया? कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है?
जैसे आपने देखा होगा जो हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई भारत में, वो हमने ब्रिटेन से अपनाई। ब्रिटेन से ली कि नहीं ली? उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया। तो इसी प्रकार जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ये कहाँ से ग्रहण किया? तो ये ग्रहण किया हमने ऑस्ट्रेलिया। नोट, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया हमने? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। लिखो, कब बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन? जब दोनों सदनों में किसी बिल को पारित करने को लेकर मतभेद चल रहा हो, टकराव चल रहा हो, ऐसी स्थिति में लिखिएगा यह संयुक्त अधिवेशन किसी बिल पर चल रहे गतिरोध की स्थिति में बुलाया जाता है। गतिरोध की स्थिति में बुलाया जाता है। ये लिखा देता है कि इसे राष्ट्रपति बुलाता है। नहीं लिखा तो लिख लो, कोई बात नहीं। इसे राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा दोबारा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे राष्ट्रपति बुलाता है, सरल शब्दों में लिखो। संयुक्त अधिवेशन की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अरे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ब्रैकेट में आर्टिकल लिख लेना 118 क्लोज 4। देखिए देखो, लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होता है कि नहीं होता? एक उपाध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों में से ही एक को क्या बनाया जाता है और एक को क्या बनाया जाता है? इसी प्रकार एक राज्यसभा होती है। राज्यसभा में सभापति होता है। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होता है वहां पे कौन होता है? सभापति होता है। यहाँ पे जिस प्रकार उपाध्यक्ष होता है वहां पे कौन होता है? उपसभापति होता है। और उसके अलावा राज्यसभा के सदस्य तो होते ही हैं और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता ही है। ठीक है, अब देखिए ये जो सभापति होता है ना, सभापति, ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। ठीक है, और ये जो उपसभापति होता है ना, ये इन सदस्यों में से बनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों में से क्या बनाया जाता है? उपसभापति बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये लोकसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है? होता है। उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है कि नहीं होता है? होता है। अब जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो बुलाता तो कौन है बताओ? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। माना कि ये अध्यक्ष एब्सेंट हो गया, क्या हो गया? अनुपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा बताओ? देखो, जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष का पद होता है, इसको भी 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है, इसको भी कितनी मिलती है? 4 लाख मिलती है। इसके समकक्ष ही सभापति होता है।
अब अध्यक्ष की एब्सेंट में, क्योंकि दोनों को एक साथ बुलाया ना, ज्वाइंट सेशन दोनों को एक साथ बुला रखा है, दोनों को एक साथ बुला रखा है, तो अध्यक्षता पहले तो लोकसभा का स्पीकर कर रहा है। बाई चांस लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? चार विकल्प आते हैं वहां पर, उपाध्यक्ष, सभापति, या उपसभापति, या फिर लोकसभा का कोई सदस्य, या राज्यसभा का कोई सदस्य। तो जब भी अध्यक्ष एब्सेंट रहता है तो इसका काम को कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है, ध्यान रखना। तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा ज्वाइंट सेशन की। बाई चांस ऐसी परिस्थिति घटित हो जाए तो उपाध्यक्ष भी उस दिन एब्सेंट है, तो सामान्य परिस्थितियों में हमने लोकसभा का जब कार्य संचालित होता है तो अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ये एब्सेंट होता है तो ये करता है, ये एब्सेंट हो जाता है तो इनमें से कोई सदस्य आके इसका काम करने लग जाता है। लेकिन ज्वाइंट सेशन में ऐसा नहीं है। ज्वाइंट सेशन में क्या है कि सामान्यतः अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष, अध्यक्ष एब्सेंट है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो फिर इधर राज्यसभा की तरफ आ जाएंगे हम। तो राज्यसभा का बताओ, सभापति करेगा, उपसभापति करेगा अध्यक्षता? सभापति नहीं करेगा, उपसभापति करता है। और बाई चांस उपसभापति भी एब्सेंट है तो फिर ऐसी स्थिति में कौन करेगा? इन सदस्यों में से, इन और इन सदस्यों में से मिलकर डिसाइड करेंगे भाई कौन अध्यक्षता करेगा। लिखो, क्या लिखा आपने? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। ठीक लिया? और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है, और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। उपसभापति अध्यक्षता करेगा। और यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है, यदि, पर्सन ऐसे तो आते हैं, यदि, अब आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता, सारे एब्सेंट हो जाएंगे उस दिन। अरे हो जाता है, बाई चांस एग्जामिनर तो पूछ सकता है ना भाई। क्या लिखा? यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों में से यह निर्णय किया जाएगा कि अध्यक्षता कौन करेगा। जो उपस्थित सदस्य है ना, उसी में से निर्णय करेंगे फिर भाई कौन करेगा। यानी कि जो भी कोई सीनियर मोस्ट होता है उसको, उससे अध्यक्षता करवा देते हैं। हालांकि ये इस बात का कोई उल्लेख नहीं कर रखा। देख लिया? अब देखो, जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता के संदर्भ में जो क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष एब्सेंट है तो उपसभापति करता है, उपसभापति भी अगर एब्सेंट है तो टोटल दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे भाई कौन, किससे आप अध्यक्षता करवाना चाहते हो, कौन सा अध्यक्ष करवाने से वहां वो पैसा मिल रहा है। अध्यक्षता तो करनी है वहां पर जाकर। ठीक है। अब रही दूसरी बात कि भाई सर इस सभापति को अध्यक्षता का मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। सर ये तो अच्छी बात है, उपराष्ट्रपति भी है और उपसभापति भी है, जब तो इसको मौका देना चाहिए था। इसको मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो राज्यसभा का होता है ना ही, क्योंकि दोनों सदनों की तो बैठक बुलाई गई है, दोनों सदन के सदस्य इस बिल को पारित नहीं कर रहे थे तो उस बिल पर मतभेद होने की वजह से तो बैठक बुलाई गई है, तो उसको पारित करवाना जरूरी है। तो इसको अध्यक्षता करवा के क्या करेंगे यहाँ पर? तो नोट डालो, इस बैठक की अध्यक्षता, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लिख लो, बैठक लिख लो, कुछ भी लिख लो, इस बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति ब्रैकेट में उपराष्ट्रपति
नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसने था बताओ? अध्यक्षता वाली बात होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा सारा। अब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो विद्यार्थियों इसमें कम से भी कम गणपूर्ति का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी? गणपूर्ति, कोरम, यानी कि टोटल सदस्यों का 1/10 होना जरूरी। 1/10 क्या होगा? देखो, इसके हो गए 543, कितने हो गए? 543, और इसके हो गए 245, टोटल कितने हो गए? 543। क्यों 243 कैसे रहेंगे? हाँ, नहीं नहीं, 243 नहीं है इसका, वो 543 है, वो इसका है, वो इसका नहीं है। वो एंग्लो इंडियन वाला उसमें होता है, इसमें नहीं होता ध्यान रखना। वो एंग्लो इंडियन, इसका पहले 545 हुआ करती थी, वो एंग्लो इंडियन 2 होते थे ना लोकसभा में, उस वजह से 2 कम हुए। तो 543 और 245 कितने हुए? 788। 788 का 110 कितना होगा बताओ? हैं? यानी 79 सदस्य निकले लगभग। तो 79 सदस्य उपस्थित होंगे तो ही संयुक्त अधिवेशन की बैठक आयोजित होगी, नहीं तो नहीं होगी, ध्यान रखना। लिखिएगा, संयुक्त अधिवेशन के लिए गणपूर्ति का होना भी, गणपूर्ति का होना भी आवश्यक होता है। गणपूर्ति के ब्रैकेट में कोरम लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है। कोरम का मतलब क्या है? कि कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना जरूरी होता है, तो ही कोरम पूरा माना जाता, नहीं तो नहीं माना जाता। अब देखो, संसद की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए कुछ नियम बनाए हुए रहते हैं। लोकसभा ने खुद के नियम बना रखे हैं, राज्यसभा ने खुद के नियम बना रखे हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाएगा तो राज्यसभा के नियमों के अनुसार चलेगा ये, या लोकसभा के नियमों के अनुसार चलेगा? तो ये लोकसभा के नियमों के अनुसार चलेगा। लिखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार, लोकसभा की प्रक्रिया नियम होती है ना, लोकसभा प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होगा, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। अब देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन में पहली बात तो जो भी बिल पास किया जाता है वो साधारण बहुमत से किया जाता है। किससे किया जाता है? लिखिएगा, संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को, ब्रैकेट में बिल को, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। देखो, जब भी, जैसे माना कि हम कोई बिल रख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में रखते हैं, तो इनमें जब इनको पारित करते हैं तो उसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति। तो 3 टाइप से इनको पारित किया जाता है। कौन कौन सा? साधारण बहुमत से पारित करते हैं एक तो, कुछ बिल तो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, कुछ बिल विशेष बहुमत से पारित होते हैं, और कुछ बिल विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति। क्योंकि जिन विधेयकों में राज्यों का रोल रहता है, राज्यों का कुछ इंटरफेयर रहता है, तो उसमें राज्यों की परमिशन भी लेते हैं वो, और उसमें पूरे राज्यों की लेना जरूरी नहीं होती है, 50% से अधिक की, यानी कि 50% प्लस 1। जैसे माना कि टोटल राज्य कितने? 28 राज्य है, तो 28 राज्य ले लो
और एक और जोड़ लो उसमें, कोई सा राज्य, 15 राज्य। लिख लिया आपने क्या लिखा? अब देखो, क्या ऐसा संयुक्त अधिवेशन आज तक बुलाया गया? कब कब बुलाया गया, कितनी बार बुलाया गया? कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। नोट डालो। देखो, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? बना कब था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 1950 से लेके अभी जो भी सन में आप पढ़ रहे हैं, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। लिखिएगा, 1950 से अब तक, आज तक की बात है, हो सकता है कल कोई चेंज हो जाए कुछ। 1950 से अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। 3 बार बुलाया गया। पहला, अ, दहेज को क्या बोलते हैं? डावरी। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 का। तो वो एक्ट आया था, उससे पहले 1960 में बिल आया। पहले बिल आएगा जब तो एक्ट बनेगा, वो बाद में। तो 1960 में दहेज प्रतिषेध बिल आया था, उसके संदर्भ में बुलाया गया था। तो पहला लिखो, दहेज प्रतिषेध बिल 1960 के मामले में। और बाद में एक्ट बन गया था ना, ये 1961 में एक्ट बना है, जब वो उसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। वो बाद में बनेगा बिल, तो मतलब एक्ट, तो सॉरी। लिखो, यह बिल कब पारित हुआ था? यह बिल मई 1961 में पारित हुआ। मई 1961 में पारित हुआ था। संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ था ये। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि राष्ट्रपति बुलाता है इसको। बताओ, 1960-61 में कौन थे? डॉक्टर, लिखो, इस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखो, बैंक सेवा आयोग बिल। बैंक सेवा आयोग बिल 19 बुलाया था 1977 में। और ये 78 में लागू हो गया था ना, पारित हो गया था। बैंक सेवा आयोग बिल 1977। और ये बिल पारित हुआ था 78 में। कब पारित हुआ था? देखो, पारित 16 मई 1978। और इस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? देखो, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। तीसरा लिखो, आतंकवाद निवारण आतंकवाद निवारण बिल 2000। फिर 2002 में पारित हो गया था ये। 2002 में एक्ट बन गया था ये।
26 मई 2002 को पारित हुआ। कब हुआ था? 18 मई में हुआ पूरा ही काम, तीनों ही। 26 मई 2002 को पारित हो गया। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहे एपीजे अब्दुल कलाम। तो फिर राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, और भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। अब बताओ कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया अब तक? 3 बार। कौन कौन से मामले में? दहेज प्रतिषेध के मामले में, एक बैंक सेवा से संबंधित, और तीसरा आतंकवादी निवारण एक्ट बनाया गया था उस समय, उससे रिलेटेड। तो एक तो 60-61 याद रखना आप, और एक 77-78, एक 2000-2002, ये सन याद रखना। ठीक है, 3 बार बुलाया गया। और एक कई बार ये पूछ लेते हैं कि पहली बार जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, सेकंड टाइम कौन थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के बारे में। क्योंकि बिल लाने वाली सरकार होती है, विधेयक लाने वाले कौन होते हैं? सरकार वाले तो होते हैं, जिनकी सत्ता पार्टी होती है। तो इनकी पार्टी की सरकार ही तो लाएगी बिल, और इधर इनकी पार्टी की लाएगी, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी की। और बुलाने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए दोनों का नाम याद रखना है। और अब तक के इतिहास में 3 बार ही बुलाया गया, आगे कभी बुलाया जाएगा तो आप उसमें चौथा ऐड कर देना, केवल इतनी जगह छोड़ देना वहां पर। और पता नहीं कब बुलाया जाएगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि जब तक सेंटर में ज्यादातर बहुमत है तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।